हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया हो? आज हम एक नया ही आई थिंक कह लीजिए कि नया सब्जेक्ट है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे इंडियन पॉलिटी भी बोला जाता है। जो स्कूल में तो जिसको पॉलिटिकल साइंस भी बोल देते हैं, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि इंडिया में जितना भी ग्रेजुएशन होते हैं उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। पर हाँ, जहाँ से मैं अभी करंटली ग्रेजुएशन कर रहा हूँ वहाँ तो पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट। और ग्रेजुएशन में यही सब्जेक्ट का नाम हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। पर जनरली इसका नाम होता है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो आज हम यही करने वाले हैं स्टार्ट। तो हाँ, इंडियन पॉलिटी आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी जो है, इसमें बहुत सारा आता है, पार्ट्स आते हैं। इसमें तो पहला नंबर पे तो आ ही जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सॉरी, गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पहला पार्ट आता ही है इसमें। दूसरा आ जाता है इंडियन पेनल कोड। जिसको हिंदी में बोल दिया जाता है भारतीय दंड, DMD संहिता। तो आप जानते हैं हिंदी में क्या बोला जाता होगा? हिंदी में भारत का संविधान, इसको हिंदी में ये बोला जाता है। तीसरा नंबर पे आता है CRPC। CRPC, ठीक है। ये तीन आते हैं, इसको समझ में आ गया आपको? देखिए इस समय डिफरेंस क्या है हम बताते हैं, तो इसका असली मीनिंग क्या है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, होता है कि नहीं लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि जो देश है, है वो कैसे चलेगा, हाउ इट विल वर्क। ये कोई भी चीज़ है, जैसे कि कोई काम है, कोई काम ही आ गया देश में, कोई भी देश है उसमें कोई काम ही आ गया करना है, तो वो काम को करने की कैसे है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, उसको क्या प्रावधान है करने के, वो लिखा जाता है इसमें। समझ गए आप? जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि नागरिकता ही है। अब कोई आदमी, कोई इंसान है, वो भारत में जन्म लिया है, तो उसको 18 साल के बाद, जब वो 18 साल का होगा, तो उसको नागरिकता चाहिए भारत की। तो भारत की नागरिकता उसको कैसे मिलेगी, उसके क्या क्या प्रावधान है ना? है ना? तो वो चीज़ लिखा गया है इसमें। और जो इंडियन पिनल कोड है, शॉर्ट फॉर्म में हम IPC भी बोल देते हैं। इसमें जो है बेसिकली, उसको इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है, इंग्लिश में हम भूल रहे हैं, पर हिंदी में दंड। कोई क्राइम के लिए जो क्राइम है या फिर ऑफेंस है, क्या दंड होगा वो लिखा गया है। और अगर आपको इसको लेमैन भाषा में समझना है, तो आप ऐसा ही समझिए कि इंडियन पिनल कोड में जब भी कोई इंसान क्राइम करता है, तो पुलिस उसको किस प्रोसीजर से हैंडल करेगी, किस प्रोसीजर से उसको गिरफ्तार करेगी, फलाना चिलाना जो भी है, वो लिखा गया है। ठीक है। और जो CRPC है, इसका सॉरी, हम इसका फुल फॉर्म लिखना भूल गए। इसको इसका फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसी प्रोसी
प्रोसीजर प्रोसीजर सॉरी, आज हमारा स्पेलिंग मिस्टेक होता ही रहता है, तो इसको जो है इग्नोर कीजिएगा। तो जो CRPC है इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोला जाता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है बोला जाता है। इसमें लिखा गया, इसमें भी दंड ही लिखा गया है। इसको हम हाइड कर देते हैं। तो इसमें भी दंड ही लिखा गया है ना। इसमें बताया गया है कि कोर्ट आपको कैसे हैंडल करेगी। हाउ कोर्ट COURT will handle your offense or crime। समझिए सर, समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वापस से आते हैं मेन पॉइंट पे। इंडिया है, इसके कई पार्ट्स हैं। Divided lessons and sorry articles for the तो इसमें आता है पैरा नंबर 5 लेसन्स, जिसको हम हिंदी में भाग भी बोलते हैं। तो इसमें टोटल 22 भाग है। अगर आप ABCDEFG जो होते हैं उसको भी मिला लीजिएगा तो ये 25 हो जाएंगे। ठीक है, और आर्टिकल्स, ठीक है, बेसिकली जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो स्ट्रक्चर है अपना, उसके अंदर आता है लेसन, और लेसन के अंदर आता है आर्टिकल। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। इसको हिंदी में बोल दिया जाता है अनुच्छेद। हम इंग्लिश में हिंदी लिख रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। तो हाँ, हिंदी में आर्टिकल्स को अनुच्छेद बोला जाता है। करेंटली जो है अभी प्रेजेंट रूप में इसकी संख्या है 395, और ये जो है 395 फिक्स कर दिया गया है, ये बदलता नहीं है। अगर कोई नया लॉ जो होता है, लॉ अगर उसको जोड़ना रहता है सरकार को, तो वो ABCDEFG या फिर रोमन 1 2 3 4 या हिंदी में क ख ग ऐसे करके ही जोड़ती है। ठीक है, तो इतना आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम देखेंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की। ठीक है, इसमें जो है ना, इट कंटेन्स 4 आर्टिकल्स। मतलब इसका क्या है कि
इसका मतलब ये हो गया कि जो पार्ट पहला भाग है संविधान का, उसमें आर्टिकल वो 1 से लेकर 4 तक आते हैं। पहला भाग में 1 से 4 तक आर्टिकल है। इतना आपको समझ में आ गया है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आगे से मैं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो हाँ, तो पहला भाग में आर्टिकल 1 to 4 है, ठीक है? इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। और वैसे ही पार्ट 2 है। इसमें जो आर्टिकल्स हैं, इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें जो है 7, ऑलमोस्ट 7 आर्टिकल्स है। आप गिन लीजिएगा कितने हैं। मतलब हुआ कि इसमें जो है आर्टिकल 5 to 11 तक है। ऐसे ही पार्ट 3 हो जाता है। इसमें जो है 12 से लेकर के 35 तक है। तो 12 से 35 तक गिन लीजिए आप कितने हुए। हम ऐसे ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सॉरी, मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो धीरे धीरे इसमें सब कुछ खुलता है, पर खैर आप इतना तो बर्दाश्त कर ही लेंगे। तो हाँ, 35 माइनस 24 आर्टिकल हो गए। 12 से शुरू होता है तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। नहीं है, आप देख लीजिएगा। मतलब कि इसका हो गया, इसमें 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है? ऐसे ही पार्ट 4 है। जिसमें कि इससे लेकर के 52 तक है ना? तो उसी को बोला जाता है 52 माइनस 36, 16 आर्टिकल हो गए। जो आर्टिकल है से लेकर के 52 तक है, ऐसे करके 25 भाग हो जाते हैं। ABCD को मिलाएंगे आप तो इसका जो नाम है संविधान में दिया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज, ठीक है? हिंदी में बोल देते हैं इसको राज्य और उसका क्षेत्र, ठीक है? इसको बोलते हैं सिटीजनशिप में, सिटीजनशिप हिंदी में नागरिकता, नागरिक, ठीक है? इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, इसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, है ना? सॉरी, इधर ब्रैकेट में आएगा, फंडामेंटल राइट्स है। तो हाँ, फंडामेंटल राइट्स है, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार। इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है? इसको शॉर्ट फॉर्म में DPSP बोल देते हैं। इसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो।
और इवन पढ़ा भी होगा। इसको हिंदी में बोल जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक निर्देश निर्देशक तत्व। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही करते करते सारे भाग हैं जिसको हम एक एक करके देखते जाएंगे। तो और अगर हम एक एक करके देखते जाएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 जिसको बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य और उसका क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कहा गया है, पहला बात, इसमें एक ही बात कही गई है और आज हम इसी को सिर्फ देखेंगे। तो हाँ, इसमें एक ही बात कही गई है कि इंडिया इज ए यूनियन। भारत एक राज्यों का संघ है, इतना ही कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, दुनिया में जितने भी प्रकार के देश हैं ना, वो जितने भी प्रकार के दुनिया में देश हैं वो तीन ही टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ कंट्री। हाँ, पहला पहला प्रकार का जो देश है उसको बोला जाता है कॉन्फिडरेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है परिसंघ। ठीक है, दूसरा टाइप का देश होता है फेडरेशन, जिसको बोला जाता है हिंदी में संघ। तीसरा प्रकार अब हम हैं जैसे यूनियन, इसको भी हिंदी में संघ ही बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है। इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें बहुत, जैसे कि मान लीजिए कि एक पृथ्वी में एक जगह है जहाँ पे 10 स्टेट्स हैं, राज्य वाले ये स्टेट्स, जैसे यूपी बिहार हो गया, वैसे ही 10 स्टेट्स हैं। इन 10 स्टेट्स ने मिल करके एक मीटिंग की और मीटिंग करके ये फैसला किया कि हम आपस में जुड़ जाते हैं, हम आपस में मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, आपस में अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति आपस में मिल गए और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति आपस में, पहले तो आपस में मिले और एक सेंटर बॉडी बना दी और अपनी थोड़ी थोड़ी बहुत ही मामूली मामूली शक्ति उस सेंटर बॉडी को दे दी और इस तरह से देश का निर्माण कर लिया। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए, इसको आप ऐसे समझिए कि आपने दीवार तो खड़ी की है, पर ऐसे ही ईट ईट के ऊपर ईट रख करके खड़ी कर दी है, दीवार खड़ी कर दी है, उसको सीमेंट विमेंट कुछ नहीं लगाया, बस ऐसे ही जैसे ईटा साजते हैं ना, वैसे ईटा साज करके आपने एक दीवार खड़ी कर दी है। ठीक है, तो उसको यही बोला जाता है। ये बहुत ही कमजोर होता है, तेज, वेरी वीक। इसमें जब चाहे कोई भी आपस में जुड़ सकता है और जब चाहे बिना परमिशन वर्मिशन के अलग भी हो जाता है। तो हाँ, अभी करंटली में कोई भी देश कन्फेडरेशन नहीं है, एग्जाम्पल भी नहीं है जो हम आपको दे सकते हैं। दूसरा होता है फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन होता है
फेडरेशन भी कन्फेडरेशन ही जैसा होता है, पर ये थोड़ा सा मजबूत होता है कन्फेडरेशन से। इसमें भी राज्य आपस में मिलते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं और अपनी थोड़ी थोड़ी सेंटर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ दे देते हैं सेंट्रल बॉडी को, और देश का फॉर्मेशन करते हैं और देश चलाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब इसमें कोई भी आदमी सॉरी बोल रहे हैं, कोई भी जो स्टेट है, जब चाहे मिल सकता है और जब चाहे अलग हो सकता है, ठीक है। पर इसमें थोड़ी सी बाउंडेशन होती है एज कम्पेयर टू कॉन्फेडरेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूएसए, जब यूएसए आज़ाद हुआ था, कब आज़ाद हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं चेक करूँगा किन किन लोगों ने, कितने लोगों ने कमेंट कमेंट करके बताया है मुझे। तो हाँ, यूएसए आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1783 को, पूर्णतः आज़ाद हो गया था, पूरी पूरी फुल्ली रूप से 1783 को ही आज़ाद हो गया था। हालांकि जो यूएसए अमेरिकन्स हैं अमेरिकन्स हैं वो अपने आप को आज़ाद 1779 यानी 1779, 4 जुलाई 1779, 1779 से ही आज़ाद मानते हैं। पर ब्रिटिशर ने उन्हें आज़ाद 1783 के बाद ही किया था, ठीक है। इसके बारे में हम हिस्ट्री में बताएंगे कि कैसे कैसे आज़ाद हुआ था अमेरिका। हाँ, तो वो हिस्ट्री का सेक्शन है, तो हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, अभी पॉलिटी में ही रहते हैं। तो हाँ, तो जब आज़ाद हुआ था यूएसए, तो अभी तो करंटली यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, पर उस समय सिर्फ 13 स्टेट्स थे। तो 13 स्टेट्स थे, तो जब आज़ाद हुआ अमेरिका, तो इन 13 स्टेट्स की बैठक हुई, यानी मीटिंग हुई, और इन्होंने अपनी थोड़ी सेंट्रल बॉडी का फॉर्मेशन किया, और सेंट्रल बॉडी का फॉर्मेशन करके उसका उसका जो क्या तो बोलते हैं, हेड ऑफ द सेंट्रल बॉडी है, उसको प्रेसिडेंट को बनाया और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ दे दी प्रेसिडेंट को, और इस तरह से देश का निर्माण हो गया, ठीक है। बाकी इसमें हर चीज़ अलग होता है। अभी जो करंटली जो है यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो करेंसी को छोड़ करके 50 स्टेट्स की सब कुछ अलग है। 50 स्टेट्स की अपनी नागरिकता है, पचासों स्टेट्स का अपना झंडा है, पचासों स्टेट्स का अपना संविधान है, पचासों स्टेट्स का अपना नियम कानून है, सब कुछ अलग है, ठीक है। बस कुछ कुछ कॉमन चीज़ें सेंटर को दे रखी हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो कन्फेडरेशन होते हैं, सॉरी, जो फेडरेशन टाइप के जो देश होते हैं, इसमें पावर जो होती है स्टेट के पास ज़्यादा होती है, और सेंटर के पास कम होती है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो हाँ, पर ये जो एक सबसे बड़ी खराबी है फेडरेशन में, कि फेडरेशन वहीं सक्सेसफुल होगा जहाँ की जो जनता है वो थोड़ी सी समझदार है, पढ़ी लिखी है, थोड़ी सी दूरदर्शी है, अपने डिसीजन थोड़ा सा दूरदर्शी होती है, थोड़ा दूर का सोच करके अपने डिसीजन लेती है, वहाँ ये सक्सेसफुल होता है, ठीक है। अब एशिया जैसे देश में ये सक्सेसफुल नहीं होता है। तो लास्ट अब बच गया यूनियन। यूनियन जैसे कि इसका एग्जांपल है अपना इंडिया ही है, किसी और का एग्जांपल क्यों लेना, अपना ही लेते हैं, इंडिया। यूनियन में क्या होता है, इसका भी हिंदी संघ ही होता है। तो हाँ, तो यूनियन में क्या होता है कि यूनियन में जो है सेंटर के पास ज़्यादा ताकत होती है, स्टेट्स के पास कम ताकत होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ही अहम होती है, ठीक है।
और राज्य सरकार ऐसी ही होती है, उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है। तो हाँ, यूनियन में जो यूनियन यूनियन जो है, आप ऐसा समझ लीजिए कि एकदम दीवार को एकदम अच्छी तरह से, एकदम बहुत ही मज मजबूत मसाला से, एकदम प्लास्टर मजबूत मसाला से जुड़ा हुआ है, और ऊपर से प्लास्टर व्लास्टर भी कर दिया है। तो हाँ, तो इससे इससे क्या हो जाता है कि जो भी यूनियन में जुड़ता है, यूनियन वाले देश में जुड़ता है, वो जुड़ तो जाता है, पर एक बार अगर जुड़ गया तो वो निकल नहीं सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इतने ही मुद्दे उठते थे कि हमें अलग करो, हमें अलग करो, हमें अलग करो, हमें इतनी मांगे उठती थी कि हमें अलग करो, अलग करो। वो अलग हुआ, उल्टा स्टेट, उल्टा वो स्टेट भी नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी बन गया है वो, है ना? देख सकते हैं आप। तो हाँ, यूनियन, और ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ की जो जनता है बहुत दूरदर्शी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, अपने फैसले ज़्यादा दूर का सोच करके नहीं लेती है। इसलिए जो संविधान निर्माता थे हमारे, जैसे कि संविधान निर्माता में बहुत सारे लोग थे, जैसे कि बी एन राव हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, ये सब थे। इन्होंने देखा कि हमारी जनता उतनी दूरदर्शी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी बहुत कम है, इलिटरेसी ज़्यादा है। तो उन्होंने यूनियन बनाया, संघ बनाया, ताकि कोई भी अगर जुड़े तो अलग नहीं हो, देश कायम रहे। ठीक है? तो यूनियन इसी को कहते हैं। तो हाँ, तो यही चीज़ कहा गया है आर्टिकल 1 में, इंडिया इज़ अ यूनियन, भारत एक राज्यों का संघ है। तो इसका मतलब क्या है कि भारत में जितने भी राज्य हैं वो संघ निर्मित है, वो यूनियन है। हैं? इसका मतलब क्या है कि भारत में कोई भी जुड़ सकता है, अपने मन से जुड़ सकता है, पर हाँ, एक बार जुड़ गया तो वो अलग भी नहीं हो सकता है। हालाँकि हम बोल रहे थे कि अमेरिका फेडरेशन है। तो हाँ, अमेरिका फेडरेशन है, तो हम बोल आपको लग रहा होगा कि आपको थोड़ा-मोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा कि हाँ, ठीक है, यूनियन में तो क्लियरली समझ में आ गया कि यूनियन और फेडरेशन में कहाँ क्या अंतर होता है, पर आपको लग रहा होगा कि फेडरेशन और कन्फेडरेशन में क्या अंतर है। तो हाँ, तो इसमें बहुत कम ही अंतर होता है, पर इतना कन्फर्म है कि कन्फेडरेशन से ज़्यादा ताकतवर होता है। अब जैसे कि आपको हम और अगर आपको समझना है, तो हम बताते हैं कि एक बारी अमेरिका में एक केस आया था कि 7 राज्य, अमेरिका के 7 राज्य अलग होना चाहते थे। जिसमें से उन 7 राज्य अलग होना चाहते थे, और जिसमें से उन 7 राज्यों का लीडर था टेक्सास। टेक्सास आपने नाम सुना ही होगा, टेक्सास। टेक्सास था। तो ये बोल रहे थे कि नहीं, हमको अलग होना है अमेरिका से। तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि नहीं, भले ही कन्फेडरेशन हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हाँ, कि कोई भी अलग हो सकता है, कोई भी जुड़ सकता है, जब चाहे जुड़ जाए, जब चाहे अलग हो जाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐसी ऐरा गैरा नत्थु गैरा चीज़ पे अलग हो जाए। ऐरा गैरा नत्थु गैरा चीज़ पे जुड़ जाओ और ऐरा गैरा नत्थु चीज़ पे अलग हो जाओ, ऐसा नहीं है। अलग तभी हो सकता है जब अलग होने के अलावा कोई उपाय ना हो। तो आप समझ गए कॉन्फ़ेडरेशन और फेडरेशन में क्या अंतर होता है? तो हाँ, ये मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने दोबारा बता दिया। तो हाँ, आर्टिकल 1 में इतना ही लिखा हुआ है। अभी आर्टिकल 1 में इतना ही था। तो अब आर्टिकल 2 और उसके फर्दर आर्टिकल्स के बारे में हम अगले वीडियोज़ में जानेंगे। थैंक यू।